Hello guys, this is Dr. Siddharth. I scored to 43 in July 2024 FMG और मेरा पिछला वीडियो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि अभी 6 महीने रह गए हैं एग्ज़ाम को। अभी इस बार का रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा गया है लोगों का, बहुत बच्चे पास हुए हैं, पर बहुत बच्चे ऐसा है जिन जो पास नहीं हो पाए, तो वो क्या करें। अब बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो फाइनल ईयर में हैं या फिर ग्रेजुएट करेंगे अभी कुछ टाइम में, अब उनको एग्ज़ाम लिखना है 6 महीने बाद, तो वो क्या करें। तो अभी जनवरी का महीना है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली वैसे जून में तो नहीं होना चाहिए, आई गेस जुलाई में ही होगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई सेकेंड वीक से लेके फोर्थ वीक के बीच में कभी ना कभी एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास अभी 6 महीने हैं और 6 महीने में 19 सब्जेक्ट हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आपको कम से कम 3 से 4 रिवीजन करना है। तो उस हिसाब से मैंने एक प्लान बनाया है कि आप क्या कर सकते हो। अगर आपको पसंद है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। जैसे कि मैं पहले बोलता रहता हूँ कि कभी भी ये मत सोचना कि आपको एक सब्जेक्ट मिस करना है। थोड़ा बहुत तो देख के ही जाना हर सब्जेक्ट को। हो सकता है कि आप 13 या 14 सब्जेक्ट जो है अच्छे से करके जा रहे हो और बाकी सब्जेक्ट छोड़ना मत किसी को। थोड़ा बहुत एक बार, कम से कम एक बार तो देख ही लेना, कोई भी सब्जेक्ट हो। ऐसा नहीं होता कभी कि हर सब्जेक्ट सबको पसंद आता है। मेरे भी वीक सब्जेक्ट्स थे, जैसे मुझे ऑप्थेल्मोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दो और सब्जेक्ट थे जो मेरा थोड़ा वीक था, तो ऐसा नहीं था कि मैं एग्जाम से पहले उनको छोड़ कर गया था, क्योंकि मुझे उनको पढ़ना पसंद नहीं है। मैंने फिर भी अपना माइंड सेटअप किया कि मुझे इनको कंप्लीट करना ही है, और मैं करके गया, और उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे उन सब्जेक्ट्स में, उस विल पावर की वजह से। तो अभी देखो 19 सब्जेक्ट हैं, तो 19 में से मैंने डिवाइड कर दिया है। कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस सब्जेक्ट्स आर सर्जरी, OBGY, फार्मा, PSM एंड बायोकेम। So in these subjects you will get approx 100 to 120 to even 130 questions sometimes. For example, surgery in our attempt also in July it was difficult. In this January batch also, my juniors said that surgery was a bit twisted. The questions, the language was a bit twisted and the options were very confusing. So surgery is very important subject and it is also a major subject. तो वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे इतना मुश्किल है नहीं, अगर आपके एनाटॉमी वगैरह स्ट्रांग है तो आप आराम से सर्जरी हैंडल कर सकते हो। दूसरा आ जाता है ऑब्स्काइनी। दिस इज वन ऑफ द ईजियर सब्जेक्ट्स, क्योंकि इसका ना किसी और सब्जेक्ट से रिलेशन नहीं है, और इसके क्वेश्चंस भी हमेशा स्पेसिफिक आते हैं। जैसे कि एक PIS से क्वेश्चन पक्का आएगा, एक लेबर से क्वेश्चन पक्का आएगा, ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं इसके। जेस्टेशनल डायबिटीज मेल्टस से क्वेश्चन पक्का आएगा, उसका डायग्नोसिस से। तो वैसे इसके जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं और इनको पढ़ना ईजी है वैसे। तीसरा आ गया हमारा फार्मा। तो फार्मा मैंने 25 लिखे हैं। वैसे तो पेपर 1 में फार्मा से 20 क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट फार्मा से, पर मैंने नोटिस किया है कि मेडिसिन के भी जो क्वेश्चन हैं वो भी काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं। 20-30% क्वेश्चन वो फार्मा से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो फार्मा से जैसे हमारे टाइम में अप्रोक्स 30 क्वेश्चन आ गए थे। इस बार भी मैंने बच्चों से पूछा तो उन्होंने बोला 25 से 30 क्वेश्चन आए हैं फार्मा से। चौथे में आ जाता है तुम्हारा PSM, और ये वो सब्जेक्ट है जो बच्चे सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग है। आई एग्री, PSM थोड़ा सा बोरिंग है, पर 40 क्वेश्चन है, और अगर आपने PSM को सही तरीके से कर लिया है ना तो आपके 40 क्वेश्चन सही होंगे, और स्कोरिंग भी है, क्योंकि PSM इट इज़ ए वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आपने अच्छे से PSM किया है और मान लो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ईजिली अगर आपने अच्छे से PSM किया है तो इसमें से आप कम से कम 35 क्वेश्चन तो आराम से सही कर सकते हो। और लास्ट में आता है बायोकेम। बायोकेम सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है। पर्सनली मेरे लिए बायोकेम पढ़ना ईजी था, क्योंकि मैंने पहले से अच्छे से पढ़ रखा था फर्स्ट ईयर से ही। पर बायोकेम मैं रिकमेंड करूँगा आप फर्स्ट एड यूज़ कर लो, और मैरो या किसी ऐप का आप वो देख लो, रैपिड रिवीजन। उतने में से काफ़ी, उसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले। मेन वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, और उन वीडियोज़ को बार बार देखो। जैसे मैरो में मुझे याद है 12 वीडियो है बायोकेम के रैपिड रिवीजन के, ठीक है। तो उनको आप 3-4 बार देख लो, तो इससे आपका स्ट्राइक रेट जो है बढ़ जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये हो गया आपके सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अब बाकी आ गया आपके दूसरे सब्जेक्ट। एनएट मैंने बोल रखा है कि आपको सिर्फ PYT ही करने हैं, क्योंकि एनएट INECT में होता है कि हाँ थोड़ा वो पूछ लेते हैं, न्यूरो एनाटॉमी वगैरह वहाँ पे ज़्यादा पूछते हैं। पर एनएट FMG इवन नीट PG में बोलूँगा कि जितना मैंने PYQ वगैरह सॉल्व किए हैं वो PYT से ही क्वेश्चन पूछते हैं, उससे आसपास ही।
फिजियो भी सेम, फिजियो वैसे तो लोगों को पसंद होती है, इतना मुश्किल भी नहीं है, और फिजियो आपका मेडिसिन के साथ साथ आप कर सकते हो आराम से। पैथो माइक्रो माइक्रो में आपको बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी सबको आता है, सब कर लेते हैं, पर जनरल माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी और फंगई ये सब छोड़ देते हैं, तो आपको उन सब्जेक्ट में ही फोकस करना है। और ये इक्वल डिवीजन होता है, 3-3 क्वेश्चन हर पार्ट से आएंगे माइक्रो से। पैथो में एक तो आपका सिस्टमिक पैथोलॉजी जो है वो आपका मेडिसिन के साथ कवर हो जाएगा, आपको फोकस ज़्यादा करना है जनरल पैथोलॉजी पे। कैंसर हो गया आपका, और बाकी जो जनरल पैथोलॉजी हो गए, एमिलोइडोसिस वगैरह, ये जो टॉपिक्स हैं, इन्फ्लेमेशन वगैरह, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इनसे क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। और इमेजेस, पैथो में इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ गया आपका एफएमटी में आपको 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। मेरा पर्सनल बायस से सेरेबेलम में सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप उनसे देख सकते हो, वरना किसी दोस्त से मांग लेना। वरना बाकी मैरो के भी सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है वैसे एफएमटी। और एफएमटी भी मैं बोलूँगा पीओआईटीज़ पे ही ज़्यादा फोकस करना। पीओआईटीज़ मतलब टॉपिक्स, क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस को रट के मत जाना। एफएमटी में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाएगा आपका टॉक्सिकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो बीएनएस वगैरह से भी क्वेश्चन आए थे हमारे टाइम पे, क्योंकि वो चेंज हो रहा था, क्वेश्चन नहीं आए थे। तो मैंने पर इस बार सुना कि बीएनएस से क्वेश्चन आए थे, जो अभी चेंज हुआ है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, अब आ गया आपको, उसके बाद आ गया ऑप्था और ईएनटी। ऑप्था और ईएनटी भी आप कर सकते हो रैपिड रिवीजन से, और इससे मिला के आएगा से अराउंड 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मैंने इसको मर्ज कर दिया है सैप्रो को। सैप्रो में आ जाता है स्किन, एनेस्थेसिया, साइकेट्री, रेडियो और ऑर्थोपेडिक्स। इसको बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं। मैंने बोला था पिछली बार भी कि देखो आप क्या करना, आप इसको अलग अलग सब्जेक्ट मान के मत चलो, आप इसको कंबाइन मान के चलो। अगर आप कंबाइन कर देते हो इसको, तो आपको आ जाते हैं 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। ठीक है, और 25 से 30 क्वेश्चन कम नहीं होते। दिस इज इक्वेलेंट टू लाइक सर्जरी और ऑप्स का ही नहीं। तो और इनको करना भी बहुत ईजी होता है। आप इनको रैपिड रिवीजन से ही कर लो, और बाकी ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इवन रेडियो तो मैं बोलूँगा, रेडियो तो आपका सर्जरी और मेडिसिन और ऑप्स में बहुत सारा कवर भी हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स पे थोड़ा आप इमेजेस वगैरह पे फोकस करना, फ्रैक्चर्स का नाम वगैरह पे फोकस करना, वो इम्पोर्टेंट है। स्किन एंड और डर्माटोलॉजी जो है थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें हैं उस पर, तो उसको थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा आपको। एनेस्थीसिया वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फार्मा ही है बेसिकली, पर एनेस्थीसिया से मुश्किल से 4 क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे 2-3 आते हैं, पर मैक्सिमम 4 आ जाएंगे। सेक्रेटरी पर्सनली मुझे बहुत पसंद थी, मैंने फर्स्ट एड से किया था, आप भी वहाँ से कर सकते हो अगर आप चाहो। वरना प्रवीण त्रिपाठी सर जो हैं सेरेबेलम के फैकल्टी, उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, अब उनसे भी चाहो तो कर सकते हो। अब इसमें आप देखो कि मैंने मेडिसिन जो है इंक्लूड नहीं किया। क्यों इंक्लूड नहीं किया? क्योंकि मेरा मानना है कि मेडिसिन जो है वो आपका पैथो, फार्मा, माइक्रो और आपका फिजियो, ये 4 सब्जेक्ट आपको अगर स्ट्रॉन्ग है तो मेडिसिन आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग है। तो अब क्या करना, पैथो, फिजियो, फार्मा, माइक्रो कंप्लीट करने के बाद आप मेडिसिन के ना बस डायग्नोस्टिक्स और आपका ट्रीटमेंट मोडालिटीज ये देख लेना, उससे आपका मेडिसिन कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स वगैरह जो होते हैं, क्लासिफिकेशन वगैरह, जैसे मान लो AKI हो गया, एक्यूट किडनी इंजरी हो गया, उसका KDIGO स्टेजिंग है, वो देख लेना। बस मैंने एग्जांपल दिया एक, ऐसे आप टेबल्स वगैरह देख लेना उसके। या फिर स्कोर्स हो गए, जैसे सॉक का क्यूसोफा स्कोर हो गया, वो पूछते हैं, तो वो सब याद कर लेना। बाकी अगर आपका पैथो, फार्मा, फिजियो और माइक्रो स्ट्रॉन्ग है तो मेडिसिन ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगी। और ये आप मेडिसिन, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा मेडिसिन पर उतना ध्यान मत दो, इन सब्जेक्ट से मेडिसिन हो जाएगा। और एक बार ना मैरो के पल्स वगैरह देख लो, उतना काफ़ी होना चाहिए मेडिसिन के लिए। तो ये हो गया आपके सब्जेक्ट्स। तो आपको क्या क्या करना है, 6 महीने बच गए, तो मेरे हिसाब से आपको अपनी फर्स्ट ट्रीट ख़त्म करनी है 15 अप्रैल। तो अभी 3 महीने बाकी हैं, और हो जाना चाहिए, मुश्किल नहीं होगा। थोड़ा आपको मेहनत डालनी पड़ेगी, दिन में 12-13 घंटे बैठने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, पर इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपको मैं ये नहीं बोला कि सारे मेन वीडियोस देखो, रैपिड रिवीजन से ही करना मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम टॉपिक्स। अगर आपने नहीं पढ़ रखा कुछ भी, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो जो आपने नोट्स बनाए होंगे उनसे ही पढ़ना, फिर उनसे ही रिवाइज करना। दूसरा आपका रिवीजन होना चाहिए जो 1-1.5 महीने का, 15 अप्रैल से लेके 31 मई तक। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो रिवीजन होगा आपका, वो होगा आपका जून के महीने, पूरे जून के महीने में आपको एक रिवाइज करना है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 जुलाई के अप्रोक्स होगा आपका एग्ज़ाम। तो ये लास्ट के 15 दिन का जो रिवीजन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको चीज़ें याद नहीं रह रही हैं
वो आपको पर्सनली पता चल जाएगी आप पर्सनली आपको कौन सी चीज़ याद नहीं रह रही। तो आपको बस उसको एक अलग कॉपी में लिखना है और उस सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको वो चीज़ याद आ जाए इजीली। और ये लास्ट 10 से 15 दिन का जो रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं एक बार, वरना आप एग्जाम में भूल जाओगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैं पहले पहले जीटी देता था मुझे ये चीज़ें याद नहीं आती थी जब तक मैं रिवाइज नहीं करता था। अब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा है, पर आपको वो ऑप्शंस में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्टली आंसर क्या है उसका। और रही जीटी के बाद बहुत बच्चे ने पूछा कि आप क्या उन्हें एमसीक्यू कब सॉल्व करना चाहिए, जीटी कब सॉल्व करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि जब आपके 7 या 8 सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो आप जीटी देना शुरू कर दो, ताकि आपको वो आइडिया लग जाए कि एग्जाम कैसे होता है, पैटर्न क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। और जीटी में आपको क्या देखना है, जीटी का रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीटी के रिव्यू में आपको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट या कौन से टॉपिक्स जो हो बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में भी वही सब आएंगे फिर से। और आपको देखना है कि पर्सनली आपका कौन सा जो टॉपिक है वो वीक है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप बार बार रिपीट से मिस्टेक कर रहे हो बार बार, ठीक है, तो वो आपको देखना है और आपको उस पर वर्क करना है। और उसको देखने के बाद अगर आपका फिर भी उसमें लग रहा है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं है तो आप मेन वीडियोज देख लो उसके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको क्या करना है, PYQs और PYTs करने हैं। FMG का मैं बोलूँगा अगस्त 2020 के बाद से आप करना, क्योंकि उससे पहले पैटर्न काफ़ी अलग था, सिंगल लाइनर बहुत आते थे उससे पहले। 2020 अगस्त के बाद पैटर्न पूरा चेंज हो गया, ज़्यादा क्लिनिकल अप्रोच हो गया FMG का भी। अभी नीट के भी लास्ट 5 साल के क्वेश्चन आपको करना है, तो मेरा मानना है कि FMG और नीट का जो लेवल है आजकल वो सेम हो गया है, बस एक ही डिफरेंस है जो कि माइनस मार्किंग। FMG में माइनस मार्किंग नहीं होती, नीट में माइनस मार्किंग होती है। और नीट एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, FMG कॉम्पिटेटिव नहीं है, थोड़ा ये बस आपको क्लियर करना, स्क्रीनिंग टेस्ट है, बस वही डिफरेंस है। वरना क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्योंकि NB ही करती है एग्जाम दोनों, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका और बाकी सब सेम होते हैं और इंटरचेंज होते हैं काफ़ी क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नीट में पहले आ चुके हैं वो FMG में रिपीट होते हैं। और आपको क्या करना है, INICET के भी तो लास्ट 2 साल के क्वेश्चन करने हैं। लास्ट 2 साल मतलब लास्ट 4 सेशन, क्योंकि साल में 2 बार होता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है वो डायरेक्ट रिपीट आ जाते हैं। जैसे जब मैंने एग्जाम दिया था, आई थिंक अराउंड 10 से 12 डायरेक्ट रिपीट्स आए थे और मैंने कर रखा था, तो इसी वजह से मुझे ईजी हो गया। PYQs के लिए आप क्या कर सकते हो, दीपक मारवा सर ने एक किताब लिखी FMG सॉल्यूशंस, जो मैंने खुद इस्तेमाल की थी, आप उसको यूज कर सकते हो। आई थिंक ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आप उसको ख़रीद लेना, आपको बिल्कुल PYQs वगैरह आपको उससे हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको GT देना है हर 15 दिन में। और कस्टम मॉड्यूल जैसे मैंने बोला था कि हर दिन सुबह उठ के आपको जो भी सब्जेक्ट के ख़त्म हो चुके हैं उनको मिला के एक कस्टम मॉड्यूल तैयार करना है। डिफ़िकल्टी आप मीडियम रख सकते हो, और हैशटैग्स तो आप PYQ वगैरह डाल सकते हो अपने हिसाब से देख के, जो चीज़ आपको करनी है उस हिसाब से। तो डेली आपको अप्रोक्स 100 क्वेश्चंस तो करने ही है, और जैसे जैसे एग्जाम करीब आता जाएगा उसको बढ़ाते जाओ, 100 से 200, 200 से 250, ठीक है, ऐसे करते जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इतना करते हो तो मैं बोल सकता हूँ आप आराम से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।